नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 15 जिसका नाम हमें सममितता है, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने वृत्त नामक चैप्टर के थ्योरी पोर्शन में उसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इकाई 15 जिसका नाम है सममितता, इसकी थ्योरी पोर्शन को, तो आइए इसे हम कॉपी पर देख लेते हैं, इसकी थ्योरी पोर्शन को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने थ्योरी पोर्शन को अंकित कर लिया है, हम कॉपी पर आ गए हैं। पहला पॉइंट में हमें कहा गया है किसी आकृति के बीच की ऋण के सापेक्ष सममित कहते हैं। ऋण को ही सममित अक्ष कहा जाता है। तो ऋण क्या होती है, ये किसी आकृति की ऋण क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई, मैं यहाँ पर देख लीजिए एक वर्ग बना लेता हूँ। एक वर्ग हम बना लेते हैं, इनको आप लोग वर्ग मानिएगा, ठीक है। तो इसके ऋण क्या होती है, इसकी दो ऋण होती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बीच से जा रही है इसको आधे आधे भागों में विभक्त कर रही है, ये इसके ऋण कहलाएगी, और एक ऋण ये होगी, ठीक है। इसकी दो ऋण होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसी को हम ऋण कहते हैं। तो इसी अक्ष के सापेक्ष ये आकृति सममित होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरे में कहा गया है समभुज वाली आकृतियों में उतने ही सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं जितनी उनकी भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या कहा गया है, समभुज कहा गया है। तो समभुज मतलब चतुर्भुज हो सकता है, त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज समभुज नहीं है। तो चतुर्भुज समभुज है। तो यहाँ पर देखिए तो हमने एक चतुर्भुज मान लिया। तो इसमें मैं कहा है कि इसमें चार सममित अक्ष होंगे, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज है तो चार सममित अक्ष होने चाहिए। तो यहाँ पर एक सममित अक्ष ये होगा, दूसरा ये होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और तीसरा इधर से जाएगा, इससे इस पर क्लिक होगा, ठीक है। और तीसरा इस भुजा से होकर इस भुजा से आएगा। तो चार सममित अक्ष सीधे होंगे, ठीक है। इस प्रकार इसमें हो सकते हैं, हमेशा नहीं होंगे लेकिन होंगे, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष बिंब के सम्मित होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष बिंब के सम्मित होता है, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में हमें क्या कहा गया है। अगले पॉइंट में हमें कहा गया है किसी क्रिस्टल में स्थित वह बिंदु जिससे सभी तरफ क्रिस्टल के पृष्ठ की दूरी बराबर हो, उस बिंदु को सममितता केंद्र कहते हैं। ये इसे हमें एक घन की आकृति ड्रा कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक घन है, और जो यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिख रहा है यही सममितता केंद्र होगा, जो सभी पृष्ठों से बराबर दूरी पर होगा। जैसा कि हमें कहा गया उस बिंदु को सममितता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए पृष्ठ की दूरी बराबर हो, सभी तरफ क्रिस्टल के सभी तरफ की दूरी बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये दूरी जो होगी बराबर होगी। तब यदि बराबर होगी तो ये होगा इसका सममितता केंद्र, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या कहा गया। अगले पॉइंट में कहा गया है सममितता केंद्र इसके केंद्र में स्थित होता है। सममितता केंद्र इसके केंद्र में स्थित होता है। ध्यान रखें कि किसी भी क्रिस्टल का सममितता केंद्र या तो एक होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक से अधिक सममितता केंद्र संभव नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने घन के माध्यम से आपको समझाया कि ये जो सममितता केंद्र होता है, किसी भी आकृति में एक सममितता केंद्र होगा तो यदि होगा तो एक होगा, और नहीं तो नहीं भी हो सकता है। एक से अधिक सममितता केंद्र होना संभव नहीं है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है किसी क्रिस्टल से गुजरने वाला वह काल्पनिक तल जो क्रिस्टल को दो बराबर या समान भागों में बांट देता है, पहला भाग दूसरे भाग का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उस तल को सममितता तल कहते हैं। तो आइए सममितता तल को हम पेपर पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक घनाभ की आकृति ले ली, इसमें हम सममितता तल को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए सममितता तल क्या होता है। घनाभ ले लीजिए। ये सममितता तल दो प्रकार से हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, और तीसरा भी प्रकार होता है कि विकर्ण के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो घन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने ऊर्ध्वाधर हमने क्या किया है ऊर्ध्वाधर सममितता तल हमने यहाँ पर खींचा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आसानी से ही समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 3D आकृति है, जो है बीच से एकदम से ये बीचों बीच से ये आकृति जो है काट रही है। यहाँ पर आपके किताब में बनाया गया है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आप लोग आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और यहाँ पर हमें विकर्ण के आधार पर सममितता तल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सममितता तल है। यहाँ पर देखिए जो लाल आकृति आपको बनाकर दिखाई गई है, दोनों यही इसकी सममितता तल कहलाएगी। इसमें देख सकते हैं आप ऊर्ध्वाधर सममितता तल ये है, और यहाँ पर विकर्ण के आधार पर सममितता तल ये है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। इसमें हमें कहा गया है किसी घन क्रिस्टल द्वारा प्रदर्शित सभी सममितताओं के योग को, अर्थात सममितता के तल, सममितता अक्ष और सममितता केंद्र के सभी योगों को सममितता अवयव कहा जाता है। जो यहाँ पर हमें सभी को बताया गया है कि प्रदर्शित सभी सममितताओं के योग को, अर्थात सममितता के तल, सममितता अक्ष और सममितता केंद्र के सभी के योग को हम सममितता अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि सममितता अवयव क्या होता है। अब देखिए
यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं एक नज़र में, जो हमारा पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थ्योरी पोर्शन हो चुकी है। हम यहाँ पर पहुंच गए हैं एक नज़र में सममितता वाले पर। देखिए हमें पहला पॉइंट दिया गया है, किसी आकृति को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को सममितता रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सममितता रेखा कहते हैं। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक वर्ग ड्रा कर लीजिए। तो ऐसी जो सममितता रेखा होगी, इसको जो बराबर भागों में बांटे, यहाँ पर एक दूसरा ले लीजिए, तो इसको जो बराबर भागों में बांटे वही उसकी सममितता अक्ष होगी, मतलब सममितता रेखा होगी। ठीक है, यदि दो आकृतियां आपस में समान है, जैसे हमारे दोनों हाथ ये रूप या आकार में समान होते हैं, समरूप कहलाएंगे। जबकि सममितता में एक ही वस्तु के दो भाग होते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे दोनों हाथ हैं, ये हमारे दोनों हाथ समरूप हैं। ठीक है, ये समरूप है, ना कि ये सममित है। ठीक है, ये समरूप है, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है सममितता में क्या होता है, एक ही वस्तु के दो भाग होते हैं। जो हमारा हाथ है, इसके हमारे हाथ के दो भाग किए जाएंगे, तब उसमें सममितता होगा। और हमें जो समरूपता के विषय में बता रहा है, दोनों हाथ हमारे समरूप हैं, लेकिन एक ही वस्तु के जब दो भाग किए जाएंगे वहां पर, तो वहां पर हमारी सममितता होगी। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है सममितता का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे शिल्पकला, विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाने में, प्रकृति की सुंदरता में सममितता का बहुत योगदान है। ये सब आपको पता ही है। अतः सममितता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मैंने देखा यहाँ पर कि सममितता का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। इस प्रकार हमारी सममितता नामक पाठ जो 15 था, सममितता नामक पाठ, ये हमारा खत्म होता है थ्योरी पोर्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।